नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है प्रियंका वाड्रा की। बड़ी मुश्किल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को किसी कोने में फिर से खड़ा करने की जो बिसात उन्होंने बिछाई थी, सारी उल्टी पड़ गई। अब उत्तर प्रदेश की प्रभारी जो ठहरी, तो दिल्ली में प्रवासी मजदूरों की चिंता होना आम बात है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ अगर प्रियंका को उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों का दुख दर्द ही समझ आया तो इसमें बुराई क्या है। देखो, वो अभी सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही प्रभारी है, तो उन्होंने सिर्फ उसी राज्य के बारे में सोचा। कितने आराम से गर्मी के मौसम में कोरोना काल में प्रियंका अपने घर पर एसी में बैठी हुई थी, लेकिन पता नहीं किसकी सलाह पर आ बैल मुझे मार कर डाला। 1000 बसों का आइडिया पता नहीं किसने दे दिया इनको। कौन है इनके सलाहकार जिसने इनको इस तरह का ऊट पटांग आइडिया देकर इनकी भद पिटवा दी। वो क्या नाम है इनके सचिव का? हाँ, वो संदीप सिंह। पता नहीं, कई बार योगी जी भी हद कर देते हैं। प्रियंका के सचिव संदीप सिंह और कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय लल्लू के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी का मामला उन्होंने क्यों दर्ज करवा दिया? इन दोनों पर तो मुझे लगता है खुद प्रियंका वाड्रा को ही केस दर्ज करवाना चाहिए था। कैसे इन दोनों ने कांग्रेस की एक उभरती हुई नेता को गुमराह किया, ये तो किसी ने देखा ही नहीं। इस संदीप सिंह की सलाह पर ही तो प्रियंका ने 1000 बसों का दांव खेल दिया। वैसे प्रियंका, आपको पता तो है ना, ये संदीप सिंह एक नक्सली है, जेएनयू का वामपंथी, टुकड़े टुकड़े गैंग का। वैसे जेएनयू से तो कई सारे अच्छे कर्मठ एनएसयूआई के भी छात्र हैं। उन्हें हटाकर आपने एक नक्सली को अपना सलाहकार क्यों बनाया? वो सीधी सादी बात करने में यकीन रखता ही नहीं है, उसे तो तोड़फोड़ वाले विस्फोटक आइडिया ही पसंद आते हैं। और प्रियंका, आप खुद भी इसी के झांसे में फंस गई। वैसे सच बता ही दीजिए, आप 125 साल पुरानी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव भी तो हैं, तो फिर दर्द में फर्क क्यों किया आपने? आपको बिहार और मध्य प्रदेश के मजदूरों का दर्द नजर क्यों नहीं आया? आपने इतने सारे परेशान हाल बेहाल मजदूरों में से सिर्फ उत्तर प्रदेश के मजदूरों को ही क्यों चुना? मजदूरों के दर्द और परेशानी का ये भेदभाव आप जैसी नेता को वैसे शोभा नहीं देता। देखिए, इतने सारे दर्द से आप अकेले ही निपट रही हैं। आपका भाई राहुल गांधी तो मुझे इस पूरी कवायद में कहीं आपके आसपास नजर ही नहीं आया। वो तो भाड़े के कुछ मजदूरों जैसे दिखने वाले लोगों के साथ सड़क किनारे बतिया रहा था और फोटो खिंचवा रहा था। उसे आपके इतने बड़े बस प्रोजेक्ट का हिस्सा तो बनना ही चाहिए था ना, लेकिन नहीं, वो चाहकर भी ऐसा कैसे कर सकता था? वैसे मध्य प्रदेश में भी आपने राहुल के साथ अच्छा नहीं किया था। राज्यसभा जाने के लिए आपने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के साथ जो गेम खेला, उससे राहुल का सबसे करीबी ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चला गया। आपको राज्यसभा जाना ही था तो सीधे सीधे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ही बात कर लेती, अपने भाई राहुल गांधी को भरोसे में ले लेती। बेवजह इतना रायता फैलाने की क्या जरूरत थी? वैसे भी कब तक आप अपने भाई और मां के संसदीय क्षेत्रों को संभालती रहेंगी? जब राजनीति करनी है तो खुलकर सामने आकर फ्रंट फुट पर ही करना चाहिए। सही सोचा था प्रियंका आपने। राज्यसभा में जाने का हक तो बिल्कुल बनता है आपका। आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पर फिर बात करूंगी, लेकिन अभी मुद्दे पर फिर लौटते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रही थी बस विवाद की। उत्तर प्रदेश में वैसे तो कांग्रेस ने कई प्रयोग किए हैं। कोरोना काल में ये प्रयोग भी शायद उसी तर्ज पर किया गया और इसका हाल भी पहले के प्रयोगों जैसा ही हुआ, टाइम टाइम फिस। वैसे ये बताइए कि बसों के लिए इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी? राजस्थान की गहलोत सरकार को तकलीफ देने की भी क्या जरूरत थी? आप तो दिल्ली में भी बैठे बिठाए चुटकी भर में ये सारा बंदोबस्त कर सकती थी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार से बात करके आप इन बसों का इंतजाम आसानी से कर सकती थी। अरे, आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने एक वक्त में समर्थन दिया था, उसका एहसान केजरीवाल कब से चुकाने के लिए तैयार बैठे हैं। आप बोलती तो वो तुरंत बसों की एक ब्रिगेड खड़ी कर देते। पहले लॉकडाउन के 2 दिन बाद उन्होंने अपनी बसों का इस्तेमाल किया था, जब लाखों प्रवासी मजदूरों को आनंद विहार बस स्टेशन पर लाकर छोड़ दिया था। उसके बाद से तो डीटीसी की सारी बसें बेकार पड़ी हुई हैं। उन बसों से आराम से आपका काम चल जाता, पर आपको तो पता नहीं क्यों अशोक गहलोत पर बड़ा भरोसा आ रहा था।
अरे अगर बसों को देने लेने की कवायद पर उन्हें भरोसा होता तो सबसे पहले तो वो इन बसों से अपने यहाँ कोटा में फंसे छात्रों को उनके राज्यों में भेजते। और जरा सोचिए, आप तो बाल बाल बच गईं। शुक्रिया अदा कीजिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी का। अगर उन्होंने आपको ये बसें चलाने की अनुमति दे दी होती तो आप पर तो बैठे बिठाए लाखों रुपए का कर्ज चढ़ गया होता। जी हाँ, अशोक गहलोत आपको भी इन बसों के एवज में एक बड़ा सा बिल अब तक थमा चुके होते। देखा नहीं आपने, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को बसों के किराए के तौर पर 36 लाख रुपए का बिल थमा दिया है। साथ ही 19,50,000 रुपए डीजल के लिए अलग से वसूले हैं। ये सारा पैसा योगी सरकार ने चुका दिया है। यकीन ना आए तो आप ये ट्वीट भी देख सकती हैं। द राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हैज रिटन टू उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन demanding payment of over rupees 36 lakh for transporting students of Uttar Pradesh from Kota to Agra and Jhansi। यानी कोटा के छात्रों को आगरा और झांसी तक 70 बसों के जरिए पहुंचाने के लिए पैसा वसूला गया। आपने तो राजस्थान से 1000 बसों की ब्रिगेड लाकर नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर खड़ी भी कर दी थी। अब उनमें से कितनी बसें थीं, कितने स्कूटर थे, कितने 3 व्हीलर थे, कितने एम्बुलेंस थे, मैं इस पचड़े में फिलहाल नहीं पढ़ना चाहूंगी। लेकिन सोचिए, 70 बसों के लिए 36 लाख रुपए और डीजल के लिए 19,50,000 रुपए, तो 1000 बसों के लिए गहलोत सरकार आपको कितना बड़ा बिल थमाती। वैसे दिल्ली नोएडा बॉर्डर तक तो राजस्थान की बसें आ ही गई थी, तो बिल तो आपको भरना ही पड़ेगा। बस इंतजार कीजिए, बस हिसाब लगा लीजिए कि 70 पर इतना पैसा तो 1000 के लिए कितने पैसे, लगाइए हिसाब। चाहे तो राहुल गांधी की मदद भी आप ले सकती हैं, उनका मैथ्स काफी अच्छा है। लेकिन एक बात बता दूं, पैसे तो आपको देने ही होंगे गहलोत साहब को। 1000 बसें पानी के सहारे तो दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर आई नहीं होंगी, डीजल तो इस्तेमाल किया ही गया होगा, तो वो किसके खाते में जाएगा? वो भी उस वक्त जब कोरोना के चलते राज्यों की अर्थव्यवस्था पहले ही डामाडोल हो चुकी है। आपने उस मौसम में भी राजस्थान को अच्छा खासा लाखों का चूना लगा दिया। अब सरकार आपकी है तो पता नहीं इस खर्च को अशोक गहलोत किसके खाते में डालेंगे। ये आंकड़ा देखना दिलचस्प होगा और मुझे तो खासतौर पर इंतजार रहेगा इस आंकड़े का। वैसे देखिए, अशोक गहलोत ने छात्रों को दिल्ली नोएडा के बॉर्डर तक पहुंचाने के चलते जो पैसा वसूला है योगी सरकार से, उनकी इस छोटी सोच ने आपके पूरे मंसूबे पर पलीता लगा दिया है। आप उत्तर प्रदेश में मजदूरों को बसों से भेजकर अपनी राजनीति चमकाना चाहती थी। मैं ये मानकर चल रही हूं कि मुफ्त में आप इन मजदूरों को उनके घर पहुंचाती, लेकिन आपकी पार्टी के एक मुख्यमंत्री ने उसी राज्य के छात्रों को सिर्फ बॉर्डर तक पहुंचाने की एवज में लाखों वसूल लिए। वो भी तब जब योगी सरकार ने लॉकडाउन के चलते राजस्थान में कोटा में फंसे लगभग 12,000 छात्रों के लिए 560 बसें यूपी से भेजी थी। सरकार ने अनुमान लगाया था कि इतनी सारी बसों में सारे बच्चे आ जाएंगे, लेकिन कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को देखते हुए बसों की तादाद कम पड़ गई और तभी योगी सरकार ने राजस्थान सरकार से कुछ बसों से बचे हुए बच्चों को बॉर्डर तक पहुंचाने का निवेदन किया था। ऐसे में राजस्थान सरकार ने जिन 70 बसों का इस्तेमाल किया था, उसी का बिल योगी सरकार से वसूला है। देखिए कैसे मानवता और इंसानियत के लिए की गई इस कवायद पर भी गहलोत सरकार ने भारी भरकम बिल योगी सरकार से वसूल लिया। देखिए राजनीति का ये पैंतरा भी। आप यूपी के लोगों की हितैषी बनने की कोशिश कर रही हैं और आपके ही एक मुख्यमंत्री आपसे बिल्कुल उलट चाल चल रहे हैं। देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर कोई भी इस वक्त प्रियंका की महत्वाकांक्षा को आगे परवान चढ़ने ही नहीं दे रहा है। कांग्रेस के पुराने नेता हों या युवा नेता हों, सब प्रियंका की सारी मेहनत को जाया करने में ही लगे हुए हैं। वैसे प्रियंका वो कौन से नेता हैं आपके जो रेलवे स्टेशन पर घूम घूम कर मजदूरों को ये बताने में लगे हुए हैं कि उनके लिए टिकट कांग्रेस खरीद रही है? इतना बचपना किस लिए? सब जानते हैं कि इन प्रवासी मजदूरों के लिए टिकट की व्यवस्था केंद्र और उनका गृह राज्य मिलजुल कर रहे हैं, फिर भी इस तरह की ओछी राजनीति किस लिए? मजदूरों की मजबूरी के बीच राजनीतिक फायदा तलाशना आज के माहौल में तो बिल्कुल संभव नहीं। सोशल मीडिया सबकी पोल खोल कर रख देता है। अब अगर आप दिल्ली से बसें लेती तो दिल्ली नोएडा बॉर्डर तक बसों को पहुंचाने के ज्यादा पैसे नहीं लगते और जो संकेत आप देना चाहती थी वो भी चला जाता। बसों को कौन सा उत्तर प्रदेश के गांव देहात जाना था, ये तो आप भी अच्छी तरह जानती हैं। रायता तो आपने फैला दिया है अपने सचिव संदीप सिंह के कहने पर। अब इसको समेटना आपके लिए एक टेढ़ी खीर है।
वैसे सच तो कांग्रेस के नेता बर्दाश्त करते ही नहीं है। जो भी पार्टी के अंदर सच का आईना दिखाने की कोशिश करता है ना, उसका हाल वही होता है जो रायबरेली की कांग्रेसी विधायक अदिति सिंह का हुआ है। क्या गलत कहा था उसने बस विवाद और बस राजनीति पर? अदिति सिंह ने कांग्रेस से यही पूछा था ना कि कोरोना की आपदा के समय इतनी ओछी राजनीति करने की जरूरत क्या थी। देखिए अदिति का ट्वीट, उन्होंने लिखा था, कोटा में जब यूपी के हजारों बच्चे फंसे थे तब कहां थी तथाकथित बसें? तब कांग्रेस सरकार इन बच्चों को घर तक तो छोड़िए बॉर्डर तक ना छोड़ पाई। तब श्री योगी आदित्यनाथ जी ने रातों रात बसें लगाकर इन बच्चों को घर पहुंचाया। खुद राजस्थान के सीएम ने भी इसकी तारीफ की थी। यही पूछा था ना, योगी जी के काम की तारीफ की थी ना अदिति सिंह ने। बस इसी बात पर पार्टी आलाकमान ने उनके पर कतर दिए। उन्हें महिला विंग की महासचिव के पद से भी हटा दिया गया है, जबकि इस पद पर उन्हें अगस्त 2018 में उस वक्त के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ही मनोनीत किया था। जरा सोचिए, पार्टी के अंदर भी अगर बहुत से लोगों को आपकी ये बस कवायद एक शगुफा ही लगती है तो पूछिए अपने सचिव संदीप सिंह से कि क्यों उसने आपको गुमराह किया। हम सब जानते हैं प्रियंका, आपका टारगेट 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव है, इसीलिए आप आजकल बहुत ज्यादा सक्रिय होकर काम कर रही हैं। लेकिन कम से कम मौका, वक्त और माहौल देखकर अपनी गोटियां चलाइए और सलाहकार जरूर बदल लें, वरना ऐसे झटके तो आपको लगते ही रहेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।